you. I am going to share the desktop with you. Kindly confirm करें if my voice is clear to you people and the lecture slides are visible to you. Kindly confirm कर दीजिएगा so that I'll start the lecture. Yes, sir. Okay. If everything is okay, today we are going to discuss about the depreciation. We will see the methods for calculating the depreciation. Before we actually go in detail, the definition of depreciation is depreciation may be defined as a decrease in the value of physical assets with the passage of time as a result of wear and tear, deterioration, and obsolete in technology. We are taking this definition from the perspective of purely from the equipment that are being used in the industry. लेक्चर स्लाइड्स विजिबल नहीं है आपको? यस सर, विजिबल है. नो सर. देखें, जिसका प्रॉब्लम है काइंडली लॉग आउट करके फिर लॉग इन कर लें. अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स का इश्यू है तो मैं इसको दोबारा शेयर कर लेता हूं. I'll share once more. I have shared again. Hopefully you can see it now. So I was talking that हम depreciation में जो है वो बात कर रहे हैं कि फिजिकल एसेट्स जो की वैल्यू में जो डिक्रीज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस कंसेप्ट को हम डेप्रिसिएशन क्यों करते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे. लेकिन इसकी रीजंस क्या है? एज ए रिजल्ट ऑफ वियर एंड टीयर हो जाती है हमारे इक्विपमेंट्स में, जो है टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है ड्यू टू सम डैमेज हो जाते हैं. तो हमारे जो है वो इस कंसेप्ट को फिनोमिना को हम डेप्रिसिएशन के उसमें लेके आते हैं जो वियर एंड टीयर और टेक्नोलॉजी के ऑब्सोलीट होने से होता है. व्हाई डू वी कंसीडर डेप्रिसिएशन? It is used in the books of accounts for preparing a balance sheet of assets. देखें, हमें in the industry we need to manage or maintain our accounts. तो अकाउंट्स में हमने बैलेंस शीट जो है उसकी प्रेपरेशन के लिए हमारे डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने एसेट्स की वैल्यू को शो करना होता है. वी नीड टू शो द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट. That's why we need to tell the people or auditors what is the actual value at a particular time of an asset. Depreciation is viewed as a part of business expense that reduce taxable income. So depreciation जो है उसको बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे देखा जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो टैक्सेबल इनकम जो है कम हो जाती है, यानी वो इनकम जिस पे हमने टैक्स पे करना है वो कम हो जाती है. कैसे होता है इसको भी हम देखेंगे. बट ओवरऑल कंसेप्ट इज कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कह देते हैं. इसको अब एक सिंपल सी एग्जांपल से देखते हैं. यूजुअली हम इन्वर्टर की एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं कि अगर आपने लास्ट ईयर में कोई इन्वर्टर जो है या एसी जो है 70,000 का परचेज़ किया है, एक सीज़न आपने यूज़ किया, अब आप उसको इस सीज़न में जो है वो सेल करते हैं, तो ऑफ कोर्स के वो 70,000 का सेल नहीं होगा, बल्कि उससे कम प्राइस पे जो है वो सेल होगा, मे बी 55,000 50,000 मोर और लेस. तो अब ये जो लेट्स से कि 55,000 पे सेल हो जाता है, तो 15,000 ये क्यों वैल्यू में चेंज आई? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन. ठीक है, ये मैंने ब्रॉडली आपको ज़रा बताने के लिए, समझाने के लिए कि जो वैल्यू में डिक्रीज होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कह देते हैं.
You purchased a car worth $15,000 at the beginning of year 2004. End of year 0, market value is $15,000, loss of value nil. After 1 year, the मार्केट वैल्यू इज लॉस ऑफ वैल्यू इज $5,000. ये हाइपोथेटिकल हमने किया है, कोई एक्चुअल डाटा नहीं है, जस्ट टू सी के वैल्यू में किस तरह से डिक्रीज हो रहा है. इसी तरह ईयर 2 में देयर इज लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ 2000, अगेन इन ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5. So here you can see that the value of asset is going to decrease. Now factors to consider in asset depreciation while we are going to calculate the asset depreciation. The factors are as mentioned, depreciable life. इसको अभी हम देखेंगे अपने प्रॉब्लम्स में. सैल्वेज वैल्यू और डिस्पोजल वैल्यू. सैल्वेज वैल्यू इज द प्राइस ऑफ एन इक्विपमेंट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड आफ्टर इट हैज बीन यूज्ड. जो उसकी यूजफुल लाइफ है वो पूरा होने के बाद जो एसेट की वैल्यू रह जाती है जिसको हम वी कैन गेट, दैट इज द सैल्वेज वैल्यू. लेट्स से कि हमारी एसी की जो है वो यूजफुल लाइफ इज 5 years. आफ्टर 5 years अगर हम वी आर एबल टू सेल एट 10,000 रुपीज़, तो जो 10,000 रुपीज़ है दैट इज़ द सैल्वेज वैल्यू. तो वो वैल्यू जिस पे हम जो एसेट को जब हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, यूजफुल लाइफ उसकी कंप्लीट होने के बाद जो हमारे पास वैल्यू रह जाती है दैट इज़ सैल्वेज वैल्यू. कॉस्ट बेसिस और डेप्रिसिएशन बेसिस मींस, इसको भी अभी हम देखेंगे कि कौन सी अमाउंट यूज़ करनी है फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन. The other thing is method of depreciation. There are various methods that are used for calculation of depreciation that we will see in. So these are considered while we are going to calculate asset depreciation. Now the other question is what can be depreciated? Assets used in business or held for production of income. The first condition is that they should be used in business production of income. कि उससे हम कोई ना कोई इनकम जनरेट कर रहे हों. Assets having a definite useful life and a life longer than 1 year. Assets की लाइफ जो है कोई एक डिफाइंड यूजफुल लाइफ होनी चाहिए एंड दैट शुड बी लॉन्गर देन 1 year. The third condition is assets that must be wear out, become obsolete or lose value. थर्ड कंडीशन क्या है कि उसमें wear and tear हो, वैल्यू लूज करते हों, obsolete हो जाए, टेक्नोलॉजी की वजह से टेक्नोलॉजी obsolete हो जाए. These are the 3 conditions that need to be satisfied while we are going to calculate depreciation on an asset. कि ये बिजनेस के लिए यूज हो रहा हो या फिर प्रोडक्शन हो रही हो जिससे हम इनकम जनरेट कर रहे हों. एसेट्स की कोई ना कोई यूजफुल लाइफ होनी चाहिए और लाइफ शुड बी लॉन्गर देन 1 year. And there must be wear and tear and the asset should be lose value. यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमारी लैंड है itself, लैंड उस पे डेप्रिसिएशन नहीं होती, यानी उसकी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट नहीं करते. लैंड को पे हम डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला नहीं लगाते. जो हमारे जितने गारंटियर हो रही है फैक्ट्रीज में हमारी यूज होती हैं उन सब के लिए हम डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट करते हैं. नाउ क्वालिफाइंग, काइंडली दोबारा पूछें. डेप्रिसिएशन डिफाइन कर दें. डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन इज वेरी सिंपल कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज आता है उसको हम डेप्रिसिएशन कह देते हैं. ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए एसी की एग्जांपल दी. हम कोई और एग्जांपल देख सकते हैं. लेट्स से कि फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास अगर एक मोल्डिंग मशीन है तो मोल्डिंग मशीन लेट्स से कि उसकी वैल्यू ईयर 1 में हमारी लेट्स से कि 5 lakhs है और उसकी लाइफ भी 5 years है. तो आफ्टर 1 year में भी दैट एसेट उसके हम वैल्यू जो है 5 lakhs ना रहे 1 साल के गुजरने के बाद, क्योंकि मोल्ड को हमने यूज़ किया है. फिर देर आर फर्दर अदर कंडीशंस जो कि हमने फिर अप्लाई करनी है इस पे. तो उसकी वैल्यू दैट मे बी रिमेनिंग वैल्यू विल बी द 4 lakhs.
तो 1 लाख जो है वो क्या हुआ है, वैल्यू में डिक्रीज हो गया है। यानी अगर हम उस मोल्ड को आप बेचने के लिए जाते हैं तो 5 लाख हमें नहीं मिलेंगे बल्कि 4 लाख हमें उससे मिलेंगे। तो ये जो एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज आती है इसको हम डेप्रिसिएशन कह देते हैं। अच्छा, इसकी नीड क्यों है कि हमें क्यों इसको कैलकुलेट करना पड़ता है? क्योंकि कंपनीज दे हैव टू शो देयर एसेट्स फॉर टैक्स पर्पस के जो है वो जिस तरह हमारे डिफरेंट वी हैव डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, तो उसमें क्या है कि हमें अपनी अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, एसेट्स की वैल्यू शो करते हैं, टैक्स चार्ज किया जाता है। उस पे की वैल्यू उतनी ना हो, आप जो उसकी पहले दिन वैल्यू है उसी पे टैक्स पे कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, और वो एक्चुअली उसकी वैल्यू भी नहीं होगी। जब आप डेप्रिशिएट कर देंगे तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। जब एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपका जो आपने टैक्स पे करना है उसके अंगेज वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये हम कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी जो है वो देखेंगे आफ्टर एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि जो पाकिस्तान में जो इदारे हैं उन्होंने क्या गाइडलाइंस दी हैं कि एसेट्स को कैसे डेप्रिशिएट करना है, कौन से एसेट्स किस तरह से कितनी अमाउंट या उनकी डेप्रिशिएट होगी। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम इस कॉन्सेप्ट को हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। ये फिर मैंने एक कार की एग्जांपल आपके साथ शेयर की, फैक्टर्स बता दिए, इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया व्हाट कैन बी डेप्रिशिएटेड, कौन सी चीज़ें हमने देखनी है कि वो एसेट जो ये 3 कंडीशंस को फुलफिल करते हैं वो डेप्रिसिएशन उनकी हमने कैलकुलेट करनी है। नाउ कॉस्ट बेसिस को हम देख लेते हैं। Cost basis में the first point is cost of new machine and transportation charges, installation charges, site preparation charges, cost basis to use in depreciation calculation। अब यहाँ पे देखें, ये इम्पोर्टेंट है फॉर टू रिमेंबर कि जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे अपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए तो जो कॉस्ट बेसिस बताई गई हैं दैट इज द सम ऑफ $2,500 ऑपरेशंस में आने से पहले या प्रोडक्शन उससे करने से पहले जितनी अमाउंट या कॉस्ट इन्वॉल्व हैं वो बन जाएंगी, कॉस्ट बेसिस में आ जाएंगी कि जिस अमाउंट को हमने फिर डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले में यूज करना है। Now there are different methods to calculate depreciation. Straight line method, declining balance method, unit of production method. There are other methods as well, but we will concentrate on these 3 methods. Straight line method को हम देखेंगे, declining balance method को calculate करेंगे, unit of production method we will see that as well. Here again cost basis में इस सारी cost का sum है, that is $68,875. That amount will be used in the calculation purpose. Now the first method is straight line method. Straight line method assumes a uniform decrease in the value of asset with the passage of time. जो हमारे पास एसेट है उसमें हर साल एक जितनी जो है वैल्यू में डिक्रीज आती है कि हर साल एक जितनी वैल्यू कम होगी। अभी हम फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन भी करेंगे। फॉर्मूला टू कैलकुलेट इज कैपिटल डी इज इक्वल टू कैपिटल आई माइनस कैपिटल एन। ये स्मॉल एन इज डिफरेंट एंड कैपिटल एन इज डिफरेंट। ठीक है, अच्छा आई क्या है यहाँ पे? आई कॉस्ट बेसिस वैल्यू को भी हमने डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया कि जब आपकी यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो जो एसेट की वैल्यू होती है दैट इज सैल्वेज। यूजुअली ये आपके प्रॉब्लम में गिवन होती है। कैपिटल एन इज डेप्रिशिएबल लाइफ या यूजफुल लाइफ कि इस एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 इयर्स है, 7 इयर्स है, ये कोई एक नंबर होगा पर्टिकुलर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, 6 इयर्स, व्हाटएवर।
ठीक है, दैट इज द यू कैन से अ नंबर जो कि इसकी कैपिटल एन को शो करेगा। अच्छा, अब स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन इज ईच पासिंग ईयर, दैट इज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6 अप टू कैपिटल एन यू कैन से। तो स्मॉल एन जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है ईच पास। नाउ बुक वैल्यू इज द वर्थ ऑफ एन एसेट एज शोन ऑन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी। बुक वैल्यू क्या है कि जो आपकी एसेट की अकाउंट्स की डिटेल में जो वैल्यू लिखी होती है दैट इज बुक वैल्यू। अभी हम उसको भी देखेंगे। नाउ सी here if you have this data that capital I is $10,000, capital N is 5 years, capital S is $2,000, you need to apply this formula capital D is equals to capital I minus capital S divided by capital N। काइंडली इस कैलकुलेट करके इन वैल्यूज को वेरीफाई करें। आपको सिर्फ डी एक बार कैलकुलेट करना है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। इन दिस मेथड वट एवर इज द डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1 दैट विल बी यूज फॉर द रिमेनिंग ईयर्स अप टू एन कैपिटल एन इक्वल्स टू 5। सो अगर आप कैपिटल डी कैलकुलेट कर लेते हैं D1 इस फॉर्मूले को यूज करके दैट रिजल्ट्स इन 1600 here these are the dollars, so that is the depreciation। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। ये हमारी डेप्रिसिएशन जो है 1600 हो गई, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी हमारी रहेगी? दैट इज क्योंकि हमारी 10,000 कैपिटल आई है, तो इसी तरह हर साल जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड में किसी स्ट्रेट लाइन मेथड में इसके फॉर्मूले को जरा आप लोग अप्लाई करके देखें, खुद कैलकुलेट करके देखें। ओके, अब यूजली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि हमारी एसेट्स की जो वैल्यू में डिक्रीज है या डेप्रिसिएशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, बल्कि क्या ट्रेंड देखने में आता है कि जब एसेट जो है वो न्यू है और उसके बाद जो है एसेट जो है वो बहुत जल्दी उसकी वैल्यू में डिक्रीज आती है एज कंपेयर टू जब वो जो है नंबर ऑफ इयर्स हैव बीन पास्ड, यानी शुरू में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होती है और बाद में डेप्रिसिएशन जो है वो कम होती है। यूजली इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है। अब इस पॉइंट को केटर करने के लिए वी हैव द अदर मेथड दैट इज द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में इस पॉइंट को केटर किया गया कि आपके एसेट्स की वैल्यू शुरू में ज़्यादा डिक्रीज हो और उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो कम हो। अब हम देखते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड।
In this method, the depreciation cost is highest in the first year and reduces year after year. अब इसके कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज कैपिटल DN इज इक्वल टू अल्फा I 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर स्मॉल n माइनस 1. यहाँ पे यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि ये जो I है दैट इज इटैलिक और ये जो ब्रैकेट के अंदर है दैट इज 1. ठीक है. The formula is alpha I 1 minus alpha raised to power n minus 1. ठीक है. बुक वैल्यू भी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके जो है बुक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह हमने जो है वो अभी एग्जांपल में देखेंगे. What is alpha? अभी हम बात कर लेते हैं. अच्छा, अल्फा क्या है? ये बेसिकली जो है हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला है. अल्फा हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाया है. इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी. अब इसकी वैल्यू जो है वो रेंज क्या करती है? दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस और इक्वल टू 2 बाय कैपिटल. हमारी अल्फा की वैल्यू मोस्टली प्रॉब्लम्स में गिवन होगी. ठीक है. अगर नहीं है तो आप इस रेंज में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. इट शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस और इक्वल टू 2 बाय कैपिटल N. कैपिटल N आपको यूजुअली गिवन होता है 5 ईयर, जैसे मैंने आपको बताया 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स. तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर हम इस अपर लिमिट को यूज करते हैं 2 बाय कैपिटल N, देन दैट इज 200% depreciation and that is double declining balance method. So if you are being told to calculate by using the double declining method, तो फिर अल्फा की वैल्यू गिवन होने रिक्वायरमेंट खुद से कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 2 बाय कैपिटल N. ठीक है. तो ये हमारा फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का बाय यूजिंग डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. इसकी एग्जांपल देख लें. इफ कैपिटल I इज इक्वल टू $10,000, कैपिटल N इज 5 इयर्स, सैल्वेज वैल्यू इज $778, डेप्रिसिएशन जिसका फॉर्मूला अल्फा I 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1. ठीक है. इस फॉर्मूले को यूज करके हमने ये कैलकुलेशन की है. हमारे पास DN के रिजल्ट्स आएंगे जब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जो मैं आपके साथ बता रहा हूं, अल्फा I 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1. ठीक है. तो इस फॉर्मूले को जब हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ रही है. डेप्रिसिएशन ईयर 1 की कैलकुलेट की इसी फॉर्मूले को यूज करके, तो 4000 उसके आए. अब हमने प्रीवियस बुक वैल्यू में से इसको निकाल देना है. जो हमारी स्टार्ट में बुक वैल्यू है दैट इज $10,000. तो जब हम $4,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो देन द रिमेनिंग वैल्यू इज $6,000. इसी तरह से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जाएंगे. डेप्रिसिएशन को हम प्रीवियस बुक वैल्यू में से माइनस करके नेक्स्ट बुक वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेते हैं. और यहाँ पे दैट इट इज शोन दैट 778 इज द सैल्वेज वैल्यू. सो जब हम सैल्वेज वैल्यू को अप्रोच कर जाते हैं तो देयर इज नो मोर डेप्रिसिएशन. इसको फिर दोबारा देख लें, आगे फर्दर भी आएगा कि हमारी अगर या तो जो क्वेश्चन में यूजफुल लाइफ गिवन है या डेप्रिशिएबल लाइफ वो बढ़ाते हैं को कैलकुलेट करना बंद कर देंगे. अगर हमारी यूजफुल लाइफ तो है लेकिन सैल्वेज वैल्यू पहले रीच कर जाती है तो भी हम जो है वो फर्दर डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे. और इस नहीं होती, बल्कि आपकी क्या है कि इक्विपमेंट जो है यूजफुल लाइफ उसकी कंप्लीट हो जाती है तो भी हम फर्दर डेप्रिशिएट नहीं करेंगे. ठीक है. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि टैक्स लॉ डज नॉट परमिट अस टू डेप्रिशिएट एसेट्स बिलो देयर सैल्वेज वैल्यू. ठीक है. कि जो टैक्स लॉ है दैट डज नॉट परमिट अस टू डेप्रिशिएट एसेट्स बिलो देयर सैल्वेज वैल्यू. ठीक है. उसके बाद बेशक आपके एसेट्स यूज में है लेकिन
आपकी सैलवेज वैल्यू अगर रीच कर जाती है तो उसके बाद फर्दर आप उसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे इस चीज़ को बताया गया कि सैलवेज वैल्यू इज 2000। आपकी इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ईयर 4 में जाके आपकी बुक वैल्यू या सैलवेज वैल्यू जो है 2000 रीच कर जाती है। ठीक है, तो इसका क्या, जब 2000 रीच कर गए तो आप फर्दर डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, ईयर 5 की डेप्रिसिएशन 0 हो गई है यहाँ पे। हालांकि अगर आप फार्मूला यूज करेंगे तो आपको कोई ना कोई नंबर मिलेगा, लेकिन क्योंकि 2000 से फर्दर हम डेप्रिशिएट नहीं कर सकते इसलिए 2000 ही यहाँ पे शो होगी। ठीक है, इसी तरह से जब आप कैलकुलेशन कर तो आपने आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं डेप्रिसिएशन के, तो उसमें आपने ये चीज़ नोट करनी है, देखना है कि कहीं कि आपकी जब आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिख रहे हैं, ये मैं लास्ट उसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमारी सैलवेज वैल्यू कोई नंबर गिवन है, तो आपने ये देखना है कि उससे डिक्रीज ना हो। ठीक है, कि आपने सिर्फ वही वैल्यू लिखनी है जिस जो कि आपकी बुक वैल्यू को सैलवेज वैल्यू से फर्दर डिक्रीज नहीं कर रही। ठीक है, तो दैट इज द मेथड, दैट इज डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड जो है हमारे इसको अगर हम कंक्लूड करें तो दैट गिव अस द रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ के हमारे एसेट्स की वैल्यू जो है इन द बिगिनिंग ऑफ द एसेट ज़्यादा रिड्यूस होती है एज compared to when the asset is little bit older, with the passage of time इसकी जो वैल्यू में डिक्रीज है वो कम होती जाती है। तो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को आप लोग जो है वो ब्रेक अभी आपको दे रहा हूँ, उसमें फॉर्मूला यूज़ करें, ट्राई टू कैलकुलेट करें, so that you have the practice of calculating the using the formula calculate the depreciation। ठीक है, जो नेक्स्ट मेथड है 250 पे हम जो है वो नेक्स्ट हाफ स्टार्ट कर देंगे। अभी आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, फॉर्मूला यूज करके देख लें, और कोई बात इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो वो ब्रेक के बाद मुझसे डिस्कस कर लें। सर फार्मूला दिखा दें जरा। दोबारा मोहम्मद असद भट्ट जरा दोबारा बोलें, फॉर्मूला देखना चाह रहे हैं? जी जी। अच्छा, दिस इज द फॉर्मूला। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का ये फॉर्मूला है, अल्फा आई 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, इससे आप अगर स्मॉल n 1 रखते हैं तो d1 इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा आगे जो प्रॉब्लम दिया गया उसमें 0.40 है। ठीक है, आप उसी को यूज करके अपने रिजल्ट्स को देख लें। आई जो है फॉर ईयर जो हम जब स्टार्ट कर रहे हैं हम ईयर दैट इज आई की वैल्यू $10,000 है। 1 माइनस अल्फा उसी तरह से करेंगे, ईयर 1 के लिए 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो आप जो है वो ईयर 1 के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। आप डायरेक्ट जो है बुक वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यूजली क्योंकि प्रॉब्लम में दोनों चीज़ें ही पूछी जाती हैं तो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें और फिर आप प्रीवियस ईयर की बुक वैल्यू में से माइनस करते जाएं तो आपको नेक्स्ट जो है वो बुक वैल्यू मिलती जाएगी। बट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला भी बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो यू कैन ट्राई, इसको यूज करें और अपने रिजल्ट्स जो हैं वो देख लें, यू कैन वेरीफाई द रिजल्ट्स। ठीक है।
सर फार्मूला दिखा दें।
सर बुक वैल्यू को डिफाइन करिएगा जरा। Okay, we'll see what is the book value. Book value is basically the worth of an asset as shown on the accounting record of a company. आपकी जो कंपनी के अकाउंट्स है उस पे जो एसेट की वैल्यू मेंशन होती है दैट इज कॉल्ड एज द बुक वैल्यू, क्योंकि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इसलिए उसकी कोई परचेजिंग प्राइस हमने नहीं लिखी, उसको हम कह रहे हैं कि बुक वैल्यू, दैट इज द बुक वैल्यू। स्टार्ट में तो हम उसकी ऑफ कोर्स के जो परचेज प्राइस है और चीज़ें हैं वो होंगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम डेप्रिसिएशन को अप्लाई कर रहे हैं तो बुक वैल्यू क्योंकि चेंज होती जा रही है, उसमें एक डिक्रीज आ रही है, तो जो एसेट वैल्यू मेंशन होगी अकाउंट्स पे दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज बुक वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बुक वैल्यू मेंशन की है कि डेप्रिसिएशन जो है हमारी हो रही है 1600, तो बल्कि यहाँ पे आपको ये क्लियर नहीं होगा अगली एग्जांपल में। स्टार्ट में हमारे पास बुक वैल्यू थी $10,000, ठीक है, उसके बाद $4,000 दैट इज डेप्रिसिएशन, तो रिमेनिंग बुक वैल्यू क्या आपकी रहेगी $6,000। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग वैल्यू है या जो वैल्यू एसेट की हम ईयर बाय ईयर शो कर रहे हैं अकाउंट्स पे दैट इज टर्म्ड एज बुक वैल्यू। नहीं, डेप्रिशिएट होके जो वैल्यू बच गई है वो जी, जो वैल्यू बाकी रिमेनिंग वैल्यू है दैट इज बुक वैल्यू। ये देखिए ना, 10,000 माइनस 4,000 इज रिमेनिंग वैल्यू इज 6,000, फिर 6,000 माइनस 2,400 दैट इज 3,600। मुझे तो ये स्लाइड शो हो रही है फॉर्मूलाज वाली। इसी तरह से आप जो है तो नहीं हमारे पास बुक वैल्यू आ जाती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यस सर। Okay, that's good. Now we will see the last method, that is unit of production method. Unit of production method, as you can see, देखिए कुछ एसेट्स या कुछ हमारे इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। ठीक है, इस तरह के वर्ड की फाइल में ये प्रॉब्लम्स मैं आपसे शेयर करूंगा जो कि एक्चुअल सिनेरियो को बता रहे हैं, बट जिनकी जो है वो लाइफ जो है उनकी प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। ठीक है, तो फिर हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, तो हम जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उसको भी जो है अपने फॉर्मूले में कंसीडर करते हैं। और अगर कम यूनिट्स एक पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस हुए हैं, इसका मतलब क्या है, कम जो है वो एसेट में डेप्रिसिएशन हुई है। तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड दैट इज यूज्ड जहाँ पे हमारी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक प्रोडक्शन है जिसको जो कि लिंक है उस इक्विपमेंट के साथ, और वो अगर प्रोडक्शन यानी जो एक अमाउंट है उसमें से जितनी अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर लेते हैं विद इन दैट स्पेसिफिक लिमिट तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगी, और अगर हम कम करते हैं तो अकॉर्डिंगली कम डेप्रिसिएशन होगी। नाउ प्रिंसिपल क्या है, सर्विस यूनिट्स विल बी कंज्यूम्ड नॉन टाइम। वैसे जो है वो टाइम के साथ इसका मेनली लिंक नहीं किया बल्कि प्रोडक्शन के साथ लिंक कर दिया, लेकिन इस केस में भी साल का गुजरना जरूरी है क्योंकि डेप्रिसिएशन टैक्स पर्पस के लिए हम कर रहे हैं, तो टैक्स जो है ईयरली बेसिस पे चार्ज होता है, और हमने इसकी कंडीशंस में भी देखा कि 1 साल का गुजरना जरूरी है। फॉर्मूला क्या है इस केस में, DN इज इक्वल टू सर्विस यूनिट्स कंज्यूम्ड फॉर द ईयर, यानी जिस ईयर के सर्विस यूनिट्स, यानी जो सर्विस यूनिट मीन प्रोडक्शन जितनी है टोटल जो है,
इनटू कैपिटल आई माइनस कैपिटल एस, कैपिटल आई माइनस कैपिटल एस, ठीक है। कैपिटल आई और कैपिटल एस की वही अंडरस्टैंडिंग है जो शुरू में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसकी एग्जांपल देख लें। If in the given data capital I is $55,000, capital S is $5,000, total service units as 2,50,000 माइल्स। यहाँ पे अब माइलेज जो हम सर्विस यूनिट्स कह रहे हैं उसमें वो बेसिकली यहाँ पे माइल्स में इसको शो किया गया है। एंड यूजेज फॉर दिस ईयर इज 30,000 माइल्स। अब ये माइल्स के बजाय नंबर ऑफ शीट्स भी हो सकती हैं, नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस भी हो सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू द डाटा गिवन इन द प्रॉब्लम। तो हमने देखना यही है, अगर हमारा डाटा जो है वो उसमें कुछ सर्विस यूनिट्स का कंसेप्ट है तो हम इस जो है मेथड को यूज करेंगे। Now, depreciation service units consumed for the year that are 30,000 miles divided by total service units 2,50,000 miles into capital I minus capital S. Capital I is also given, capital S is also given. जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं then at the end that the depreciation is $6,000. तो इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी आई है? दैट इज $6,000। और ये हमने कैलकुलेट किस मेथड से की है? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड से हमने इसको कैलकुलेट किया है। द रिजल्ट इज $6,000, ठीक है। तो ये यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है जिसमें हम टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी अगर मेंशन है तो फिर हम इस मेथड को यूज करते हैं। ये लिंक है, ये फाइल आपको अवेलेबल हो जाएगी अगर आप इस लिंक पे जाते हैं। दैट विल गिव यू द एक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन एंड इस कैलकुलेशन, जो कि FPR के डॉक्यूमेंट है और ये इस लिंक पे अवेलेबल है कि जो पाकिस्तान में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है डिफरेंट इक्विपमेंट्स की, उस पर कौन सा मेथड अप्लाई करना है और कितने परसेंट या जो परसेंटेज उन्होंने बेसिकली दी हुई है, कितने परसेंट जो है डेप्रिसिएशन होगी। तो इस मेथड पे इस डॉक्यूमेंट पे कुछ कैलकुलेशन भी अवेलेबल है, यानी सॉल्व करना बताया गया कि आपने अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं पाकिस्तान की तो आपने डेप्रिसिएशन इन पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स पे कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसको आई थिंक ये अदर्स के फोल्डर में होगा, अदरवाइज वी क्लिक द लिंक। अच्छा, अदर्स में यू हैव दिस एग्जांपल, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड की एग्जांपल्स हैं। अगेन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड कहाँ यूज होगा। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड की दो एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व हैं। एक्चुअल डाटा गिवन है, ए प्लांट कॉस्टिंग $110 million was purchased on April 1st, 2010. The salvage value was estimated to be $10 million. The expected production was 150 million units. The plant was used to produce 15 million units till the year ended 31st 2010. अब यहाँ पे जो चीज आपने नोट करनी है कि टोटल यूनिट्स कितने, यू विल गेट द रिजल्ट कि कितनी डेप्रिसिएशन हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसी तरह से ये कोल माइन की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन गिवन है कि उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, कितना उसमें से एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की गई है, ठीक है। ये फर्दर इसकी डिटेल है फॉर योर कन्वीनियंस, आप इसको देख लें। एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दैट इज। इसको भी लिंक को जरा ओपन करते हैं, ट्राई टू ओपन, अगर ये ओपन हो जाता है तो। सर यहाँ पर तो ओपन नहीं हो रहा। हो रहा है, ओपन होगा।
ये इसका टाइटल है। हमारे से जो कंसर्न चीज़ है हम उस पर ही फोकस करेंगे, बिकॉज देर आर अदर कुछ टर्म्स हैं जो कि फर्दर यहाँ पे यूज़ हुई हैं और उसकी उन्होंने डिटेल भी बताई है। तो वो टर्म्स क्या हैं, हमारा जितना कंसर्न है वो विल फोकस ऑन दैट। और ये भी आप लोगों की एक ऑन जिसको कहते हैं कि फॉर योर अवेयरनेस के सम टाइम जेन में ये आता है कि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, शायद इसका प्रैक्टिकल कोई यूज़ ना हो रहा हो या इंडस्ट्रीज में ऐसा जो है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करने का और आप लोगों को बताने का मेन पर्पज़ ये है, सो यू पीपल विल गेट एन आइडिया कि ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका वन वे और द अदर दैट आर बीइंग यूज्ड इन द इंडस्ट्री, और वो हमारी ऑफिशियल कुछ इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट्स हैं एंड दे हैव शेयर देयर डॉक्यूमेंट। तो इसी तरह से जो है वो आप इन डॉक्यूमेंट्स को यू कैन स्टडी फॉर योर ओन प्रैक्टिकल व्यू। ठीक है, तो ये आप लिंक ओपन करेंगे, यहाँ पे मेंशन है, ये कैलकुलेशन भी बताया गया है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये लेक्चर स्लाइड में से किसी ने कोई बात पूछनी हो? No, sir. Okay, your CR must have informed you regarding the quiz number 1. Quiz number 1 आपका जो है वो अनाउंस कर दिया ऑन द डे टाइम। आपका उस वक्त क्विज हो जाएगा। मेक श्योर योर LMS इज वर्किंग। सिलेबस बता देंगे, मतलब रिपीट। तो सर आपकी आवाज आपका क्विज नंबर 1 जी सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। सर आपकी आवाज कट रही है सर। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ क्विज की डिटेल मैंने CR के साथ शेयर करनी है कि क्विज का होगा, तो काइंडली क्विज के लिए रेडी रहें। और नेक्स्ट वीक में आपकी असाइनमेंट नंबर 1 आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। सर क्लास ओवर हो गई है बस। अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो क्लास ओवर है। सर काइंडली वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, वो फिर काफी लंबी हो जाती है। अच्छा मैम, ठीक है, that's good. Okay, I am going to stop the lecture, stop the recording and going to end the lecture. Assalamu alaikum and Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।